हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ने से पहले लाइफ को जानते हैं कि लाइफ क्या है। तो वैसे तो हम लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, बट हम इतना कह सकते हैं, इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन। तो इसका मतलब समझिए क्या है। लाइफ इट इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस, जो व्यक्त करता है इट इटसेल्फ, स्वयं को, थ्रू केमिकल रिएक्शन के द्वारा व्यक्त करता है, और जिसमें लाइफ में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कॉन्शियसनेस और रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन। तो अब हम आते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग कौन कौन सी है, ये हम देखते हैं कि किस लिविंग बीइंग के अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई जाएंगी, सभी कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर उनके अंदर पाए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा डिफिनिट शेप एंड साइज। सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड साइज होता है, उनका निश्चित आकार एवं आकृति होता है। और दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके अंदर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचयी सारी रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। और है क्या, रिप्रोडक्शन। थोड़ा मुंह ऊपर करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, तो देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन। और है होम्योस्टैसिस, कॉन्शियसनेस है, एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, एजिंग है, उसके बाद डेथ है। तो जितने भी लिविंग बीइंग होंगे उनके अंदर ये सारे जो है कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। अब देखिए हमारे नेक्स्ट पेज पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर लिखा है देयर आर सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। यहाँ तो सबसे पहला है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ, कोशिकाओं का संगठन। और दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है कॉन्शियसनेस और पांचवा है ग्रोथ। तो आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखिए क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स विच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। तो देखिए जो हमारा शरीर होता है, किससे हमारा बॉडी बना होता है, सबसे पहले होता है सेल होता है, सेल होता है। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू बनते हैं, सेल को मिला करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, टिश्यूज बन गए, उसके बाद ऑर्गन बनेगा, हमारा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन सिस्टम को मिला करके क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम में जैसे हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या हो गए, हमारे ऑर्गन सिस्टम में आ गए। और ऑर्गन कौन सा होगा, हमारा ऑर्गन जैसे होता है किडनी होता है, स्टमक होता है, इन सबको मिला करके ऑर्गन सिस्टम बन गया। अब देखिए टिश्यू में होते हैं, टिश्यू हमारे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मैस्कुलर टिश्यू और एक होता है नर्वस टिश्यू। ओके, अब टिश्यू को मिलाकर के ऑर्गन बना। अब देखिए टिश्यू किससे बना होगा, सेल में, सेल में क्या पाई जाती है, कई सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी का, ये सब क्या होते हैं, सेल में पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं। अब ऑर्गन को मिला के हमारा क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू को मिला करके ऑर्गन बना, ऑर्गन को मिला करके हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बन गया। तो ये है ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकाओं का संगठन, कोशिकाओं का संगठन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स विच आर अरेंज्ड, व्यवस्थित होते हैं, इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। यही जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसी के कारण वो क्या कहलाता है,
एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है, एक जीवधारी कहलाता है। और ये जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग बीइंग की। ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, या फिर हम फीचर भी कह सकते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर। तो देखिए हमने पढ़ा टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए क्या है कि जितने भी हमारे पृथ्वी पर इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन करते हैं। वे अपने ही समान नए संतति को जन्म देते हैं और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन या जनन। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है? इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। यह जो है रिप्रोडक्शन जो है जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो अगर कोई जीवधारी है, कोई इंडिविजुअल है, अगर मान लो कि वो जन्म देता है तभी वो एक इंडिविजुअल है, या फिर एक जिंदा व्यक्ति है। जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो भी तो जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा है। जैसे अगर हम मान लिए कि कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पास कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नहीं तो क्या वे जिंदा नहीं है? वो भी अलाइव हैं, वो भी अलाइव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। या जो है इंडिविजुअल्स की जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है कि जो बच्चे पैदा कर सकते हैं या फिर जो जनन कर सकते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सभी जिंदा हैं। जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करें। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल है पहला और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, एमीबा में होता है। जितने भी यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ज़्यादातर ये किसमें होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। और ये किसमें होगा? मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर में ये होता है। मल्टी सेलुलर जैसे ह्यूमंस हो गए, और इसमें आएंगे कौन? बैक्टीरिया, और हो गए अमीबा हो गए, और हो गया यूनिसेलुलर एल्गी हो गया। ये सब ये किस में होते हैं? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, एमीबा, रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। अब देखिए मान लीजिए इसका मतलब समझिए आप क्या है? यहाँ पर हमने एमीबा ले लिया है, ये क्या लिया है? एक अमीबा लिया है। अब इसमें क्या है? ये ग्रोथ करेगा, इसमें वृद्धि होगी, तो ये 2 डॉटर अमीबा बनाएगा। क्या बनाया? 2 डॉटर अमीबा। तो 2 डॉटर अमीबा बना लिया। तो इसमें क्या हुआ कि इसने रिप्रोडक्शन किया, प्लस में इसने क्या किया? इसमें ग्रोथ भी तो हुआ, इसमें नंबर ऑफ सेल्स तो भी तो बढ़े। देखिए इसमें नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़े हैं और ये क्या किया? रिप्रोडक्शन भी किया। तो हम ये कह सकते हैं इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ और कहीं ना कहीं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक समान है, सिनोनिम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल और रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इटसेल्फ अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ना ही रेप्लिकेट कर सकती है वो। इसको हमने समझा रिप्रोडक्शन को। अब हम आते हैं हमारा क्या? मेटाबॉलिज्म। इसमें देखिए क्या है? इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमारी सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो जितने भी जीवन की जो भी क्रियाएं होंगी वो इसी के अंदर होंगी। केमिकल रिएक्शन जो है इसी के अंदर होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं, वो सेल के अंदर होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। देखो, इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सेल। मतलब कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये सभी केमिकल रिएक्शन का योग है। क्या है? सभी केमिकल रिएक्शन जो है इस सेल में होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं।
तो अब हम देखते हैं क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो अपने बॉडी के बाहर भी हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए हम आपके क्या है, एक टीचर हैं, ओके। तो अगर हम आपसे कहें कि आप एक मेटाबॉलिक रिएक्शन लैब में करके दिखाओ, तो आप क्या दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे? आप स्टार्च ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। और क्या, ग्लूकोज को हम क्या कर सकते हैं, ग्लाइकोजन में चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, और जिसे हम सेल फ्री सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर हम कर सकते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करके जो होता है ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन में चेंज करके हम कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, इन नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्या होता है, इसका मतलब समझिए, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर, एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो ना तो लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होगी। अब रिएक्शन नॉन लिविंग और लिविंग नहीं होगी, वो ऑर्गेनिज्म की बात है यहाँ पर। वो ऑर्गेनिज्म जो है ना तो लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग होगा। जैसे रिएक्शन हमने रिएक्शन किया, तो उस रिएक्शन को हम ना तो नॉन लिविंग कह सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म की बात है यहाँ पे, रिएक्शन की बात नहीं है, रिएक्शन को हम अगले यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में भी हम देखेंगे। तो वो क्या होती है, ना तो लिविंग होती है और ना ही नॉन लिविंग होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन विट्रो परफॉर्मिंग इन द लैब दैट रिएक्शन श्योरली लिविंग रिएक्शन। वो रिएक्शन जो है लिविंग होगी, बट वो ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल होगा, ऑर्गेनिज्म जो है वो ना तो लिविंग हम कह सकते हैं ना तो नॉन लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रही है, बट उनमें और कैरेक्टर जैसे हैं, जैसे हो गया हमारा कॉन्शियसनेस हो गया, और ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सब उसमें नहीं दिखेंगे, लेकिन उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इस लाइन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। इन विट्रो परफॉर्मिंग इन द लैब दैट रिएक्शन श्योरली लिविंग रिएक्शन, बट ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग और ना ही लिविंग। ओके, अब देखिए मेटाबॉलिज्म आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। तो अब देखते हैं, इसे हम कहते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन, और इसे कहते हैं हम ब्रेक डाउन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग अप रिएक्शन मतलब कि इसमें सभी चीज़ें जुड़ती हैं और इसमें सभी चीज़ें टूटती हैं। जैसे इसमें आ गया हमारा एमिनो अम्ल से जुड़ करके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड से मिल करके हमारा प्रोटीन बनेगा। और इसमें क्या होगा कि जो होता है ब्रेक डाउन रिएक्शन होते हैं, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ग्लूकोज होगा, वो क्या करेगा कि टूट करके हमें एनर्जी देता है, और एमिनो एसिड जुड़ कर प्रोटीन्स बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग अप रिएक्शन है, और ये क्या है, ब्रेक डाउन रिएक्शन। और हम इसे कह सकते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन, एंड इसे डिस्ट्रक्टिव, इसे क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ओ सॉरी फ्रेंड्स, आप सबको दिखाई नहीं दे रहा। रिएक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, इट इंक्लूड्स, क्या करता है ये, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन इसे हम कह सकते हैं, और इसे डिस्ट्रक्टिव
रिएक्शन कह सकते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या हुआ, ये इसे हम क्या कहेंगे, बिल्डिंग अप रिएक्शन या फिर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। और इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होते हैं। इसमें इसके अंतर्गत आता है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जिसमें H2O प्लस CO2 प्लस क्या होता है इसमें सनलाइट, ये सभी जोड़ करके बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड है। तो फिर एनाबॉलिज्म में हमने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस देखा। और कैटाबॉलिज्म में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। ये फोटोसिंथेसिस इसका एग्जाम्पल है। एनाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग अप रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म को कहते हैं ब्रेक डाउन रिएक्शन। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।